अब जो टॉपिक है वो है स्टिटोरिया। स्टिटोरिया को दूसरे शब्दों में या इसका दूसरा नाम है फैटी स्टूल्स। इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ माल एब्जॉर्प्शन occurs when there is too much fat in feces। जब जो भी पास हो रहा है स्टूल उसमें जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में यदि फैट है तो वो वाली जो माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन है उसको स्टिटोरिया कहा जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी फीकल मैटर रहता है उसमें 6 to 7% फैट पाया जाता है, लेकिन जब ये जो फैट है इसकी अमाउंट 20% या उससे भी ज़्यादा हो जाती है तब वो कंडीशन कहलाती है स्टिटोरिया। और जब ये स्टिटोरिया हो जाता है तब जो भी स्टूल रहेगा उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है, इसलिए वो बल्कि पेल एंड ऑयली अपीयरेंस होता है। और इसमें नेचुरली कि फैट जो है वो डिकम्पोज होता है, इसलिए फाउल स्मेलिंग भी इसमें होती है। कई बार क्या हो जाता है कि जो फैट है उसके कारण ऑयली एनल लीकेज भी देखा जा सकता है, या कई बार जो मतलब इतना ज़्यादा फैट होने के कारण सम लेवल फीकल इनकंटीनेंस अकर, मतलब जो कंट्रोल है वो भी चला जाता है। और इसलिए क्योंकि ऑयल होने के कारण वो कंट्रोल जाने के कारण ये इनकंटीनेंस भी फीकल इनकंटीनेंस भी देखा जाता है। अब आता है कि इसकी इटियोलॉजी क्या क्या है, कि क्यों ये डिसीज़ होती है। तब इसमें सबसे पहले इसकी इटियोलॉजी में अपन देखते हैं कि क्या क्या कारण है। The impaired digestion or absorption can result in fatty stools. Possible causes include, first तो है exocrine pancreatic insufficiency with poor digestion from lack of lipase, which reduces miscellaneous formation resulting malabsorption। होता ये है कि जो मेन जो पॉसिबल कॉज है वो है एक तो जो पैंक्रियाज है उसमें दो पार्ट रहते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट रहता है और एक एंडोक्राइन रहता है। एंडोक्राइन से तो हार्मोन सीक्रेट होता है और एक्सोक्राइन जो पार्ट रहता है उससे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो कई बार क्या हो जाता है कि जो लाइपेज एंजाइम है वो लाइपेज एंजाइम प्रॉपरली पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो जाती है और लाइपेज एंजाइम प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या हो जाता है कि जो लाइपेज एंजाइम है वो लिपिड पे एक्ट करता है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। जब लाइपेज ही नहीं होगा तो नेचुरल है कि वो जो माल एब्जॉर्प्शन डेवलप हो जाएगा और उसके कारण से स्टिटोरिया देखा जाएगा, मतलब जो फैट है वो स्टूल में पास होने लग जाएगा। दूसरा जो इसका कारण है वो है सर्टन मेडिसिन दैट ब्लॉक फैट एब्जॉर्प्शन। कई सारी ऐसी मेडिसिन रहती हैं जिनके कारण कि फैट का एब्जॉर्प्शन ही प्रॉपरली नहीं हो पाता। तीसरा यदि अपन देखें तो इनडाइजेस्टिबल जो फैट है या एक्सेस अमाउंट में यदि फैट कोई कंज्यूम करता है या ऑयल कंज्यूम करता है तो वो इनडाइजेस्टिबल फैट इसलिए लिखा है कि बहुत से लोग क्या करते हैं एज ए लैक्सेटिव वो लिक्विड पैराफिन खाते हैं, या वो जोजोबा ऑयल है, ऐसे बहुत सारे जो नेचुरल ऑयल्स नहीं है ऐसे कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। या कई लोग ऐसे हैं कि ज़्यादा ही फैट खाते हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो उनके डाइट में भी एक्सेस अमाउंट में जो फैट रहता है और उसका वो इनडाइजेस्टिबल फॉर्म का भी फैट और एक्सेस फैट ये दोनों भी ज़्यादा हो जाए तब भी कई बार ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कई सारी डिसीजेस हैं उसके कारण भी ये कंडीशन हो सकती है, और इन डिसीजेस में जो एब्डोमिनल टीबी हो जाए, कार्सिनोमा हो जाए, या जीआईटी के जब म्यूकोजा डिस्टर्ब हो जाता है और उसके कारण वो डैमेज होने के कारण जब एंजाइम प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो पाए तो ऐसे समय में भी ये जो स्टिटोरिया है वो देखा जा सकता है। इसके अलावा जब सीवियर अंडर न्यूट्रिशन किसी पर्सन को हो बचपन से तब ऐसे समय में एंजाइम्स ही प्रॉपर नहीं हो पाते और उसके कारण भी ये स्टिटोरिया डेवलप हो सकता है। वैसे ही ओल्ड एज में भी ये कंडीशन हो सकती है। अब आता है कि यदि स्टिटोरिया हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि स्टिटोरिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट तो जो स्टूल है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो क्या देखा जाता है कि पेल और ग्रे कलर्ड स्टूल्स हो जाते हैं। अब ये पेल या ग्रे कलर्ड क्यों हो जाते हैं, तो जैसे जॉन्डिस में भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, और इसमें भी पता होगा कि जब बाइल सिक्रीशंस प्रॉपरली नहीं हो पाता, क्योंकि इसका एक मेन कारण बताया था मैंने कि पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है, और साथ ही साथ में जो डक्ट है वो यदि किसी कारण से ब्लॉक हो जाती है क्योंकि बाइल सॉल्ट्स भी चाहिए रहते हैं, तो ऐसे समय में नेचुरल है कि
वो जो बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स ना होने के कारण जो स्टूल है उसका कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा जब फैट का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, तो नेचुरल है कि कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी होने लग जाती है और उसके कारण भी बोन डेंसिटी रिड्यूस होने लग जाती है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी विथ विजन अंडर लो लाइट, और विटामिन ए वो भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, उसकी भी डेफिशिएंसी होने के कारण ये कंडीशन देखी जाती है। सेम नेक्स्ट जो सिम्टम है ब्लीडिंग, ब्रूइजिंग एंड स्लो ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के जो है उसके कारण ये सब कंडीशंस आती है। इसके अलावा जो और सिम्टम देखा जाता है वो है डायरिया का, तो डायरिया भी इसके साथ में देखा जाता है। अब इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं उसमें एक आता है क्रैम्प्स, मतलब पेट में मरोड़ उठना, और दूसरा है एब्डोमिनल पेन, मतलब पेन तो पेट में हो सकता है या क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा ब्लोटिंग हो जाता है, फ्लैटुलेंस हो जाता है, हार्ट बर्न, क्योंकि ये इंडाइजेस्टेड जो फूड रहेगा वो ऊपर की तरफ आता है, इसलिए हार्ट बर्न एंड इंडाइजेशन। जनरल एग्जॉशन, व्यक्ति जो है वो थका थका महसूस करता है क्योंकि प्रॉपर एनर्जी उसको मिल नहीं पाती। फैट जो है वो एनर्जी का डेंस सोर्स है, जब एनर्जी ही कम हो जाएगी तो नेचुरली एग्जॉशन उसका देखा जाएगा। इसके अलावा मालन्यूट्रिशन जैसे कारण था वैसे ही सिम्टम भी हो जाता है कि मालन्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन इन सीवियर कंडीशन, क्योंकि कई बार सीवियर कंडीशन हो जाती है, बार बार डायरिया हो जाता है, तो इस कारण से ये भी कंडीशन देखी जाती है। इसी तरह से किडनी स्टोन्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये जो किडनी स्टोन्स है वो कौन से टाइप के होते हैं, तो ऑक्जेलेट स्टोन्स होते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है। अब क्या होता है नॉर्मल इसमें कि जो कैल्शियम रहता है डाइट्री, वो ऑक्जेलेट एसिड के साथ बाउंड हो जाता है और कैल्शियम ऑक्जेलेट फॉर्म हो जाता है। लेकिन जब वो कोलोन में आता है तो कैल्शियम क्या होता है कि इंडाइजेस्टिबल जो फैट है उसके जो फैटी एसिड्स रहते हैं वो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाते हैं, तो ऑक्जेलेट फ्री हो जाता है। अब ये जो ऑक्जेलेट फ्री हो चुका है ये किस में चला जाता है, वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और रीएब्जॉर्ब होने के बाद वो एक्सक्रीट होने के लिए किडनी में जाता है। किडनी में उसका कंसंट्रेशन होकर किडनी स्टोन फॉर्म हो जाते हैं ऑक्जेलेट के। तो इस तरह से ये कंडीशन इसमें देखी जाती है। और कैल्शियम बाउंड हो रहा है, विटामिन डी तो वैसे ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और कैल्शियम भी बाउंड हो रहा है, इसलिए बोन्स के ऊपर असर आता है और इसीलिए मसल वीकनेस भी इसमें देखी जाती है। अब इसमें आता है कि क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट में मेडिसिन दी जाती है रिलेटेड टू इटियोलॉजी ऑफ स्टीटोरिया, जो कारण बताए उसमें से जो भी कारण होगा उसको ठीक करने के लिए वो दिए जाते हैं। एंजाइम्स भी साथ में दिए जाते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, ताकि एकदम से जो एक्यूट कंडीशन है वो भी ठीक हो सके और प्रॉब्लम्स उसको कम से कम हो। अब डाइटरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, तो डाइटरी प्रिंसिपल जो है उसका वही है कि रिस्ट्रिक्टेड फैट और रिस्ट्रिक्टेड ऑक्जेलेट, ये दोनों ही चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए डाइट में। साथ ही कैलोरीज जो रहेगी वो पेशेंट की बीएमआई के हिसाब से दिया जाता है। हाई अमाउंट में कैल्शियम और फैट सॉल्युबल जितने भी विटामिन है वो दिए जाते हैं। ये जो विटामिन रहते हैं आजकल वो जब डॉक्टर्स देते हैं तो वो वाटर मिसिबल फॉर्म में देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए। उसको आजकल जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो एब्जॉर्ब प्रॉपरली हो जाए, यदि स्टीटोरिया की कंडीशन है या माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन है तो उस टाइप के आते हैं। तो इसलिए इसमें भी विटामिन डी, ए और जितने भी अदर न्यूट्रिएंट्स है वो भी सब देना पड़ते हैं, पर ये ए डी ये एक्स्ट्रा अमाउंट में देना पड़ता है और अदर न्यूट्रिएंट नॉर्मल अमाउंट में, या जिसकी डेफिशिएंसी हो उसको उस हिसाब से आरडीए के अकॉर्डिंग दिया जाता है। डाइट किस टाइप का होना चाहिए, क्योंकि ये डिसीज़ जो स्टीटोरिया की है वो या उसका जो मेन कॉज होगा उसके हिसाब से क्रॉनिक हो जाती है, तो इसलिए वेल बैलेंस डाइट इसको देना चाहिए। और ये जो डाइट है वो सॉफ्ट होना चाहिए क्योंकि डायरिया इसमें रहता है परसिस्टेंट, इस कारण से सॉफ्ट डाइट मतलब इनसॉल्युबल फाइबर्स कम देना चाहिए, बाकी नॉर्मल जो फाइबर है सॉल्युबल वो होना चाहिए। तो ऐसा वेल बैलेंस डाइट होना चाहिए। नंबर ऑफ फीड जो है वो 3 + 1 और 2 अकॉर्डिंग टू एज दी जाती है। फिर उसके बाद है कि फूड्स अवॉइडेड कौन कौन से हैं। तो अभी अपन लोगों ने जीआईटी डिसीज जितनी भी पढ़ी हैं उनमें जो अवॉइडेड फूड्स है वो और वैसे ही परमिटेड फूड्स जो बताए हैं मैंने उस हिसाब से इनको दिया जाना चाहिए। अब इनमें चूँकि फ़ैट रिस्ट्रिक्ट किया है तो फैट रिस्ट्रिक्ट करने के कारण इसमें एमसीटी बेस्ड जो फैट है वो देना चाहिए।
ये तो सबको मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ कि MCT बेस्ड जो फैट है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, तो ये जो फैट रहता है इसका जो डाइजेशन है उसकी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये क्या है, इसमें जो फैटी एसिड की चेन है वो शॉर्ट चेन रहती है, मीडियम चेन रहती है, 12 कार्बन एटम्स तक की, 8 से 12 तक की। तो इनके लिए लाइपेज एंजाइम की ज़रूरत नहीं है, इस कारण से ये MCT एब्जॉर्ब हो सकता है, इसलिए ये देना चाहिए। MCT के कौन कौन से सोर्सेज है वो भी मैंने बताए थे, वो देना चाहिए। और वाटर मिसिबल विटामिन भी उनको देते रहना चाहिए ताकि इनकी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं हो। अब और कौन कौन से फूड्स है कंटेनिंग जो भी विटामिन है वो सब देना चाहिए, मतलब जो वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे ए है तो कैरोटीनॉइड फॉर्म के जो पाया जाता है वेजिटेबल ओरिजिन में, वो सब अपन दे सकते हैं जो कि वाटर इजीली एब्जॉर्ब हो सके। अब इसके लिए आपको सिंपल प्लान बनाना है कि एज है 40 ईयर्स, सेक्स है मेल, 5'5'6" और वेट 60 kg। इस हिसाब से आप लोग इसका मेन्यू प्लानिंग करिए। तो ये अपना कंप्लीट हो गया ट्यूटोरियल।